लेकिन ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन बताता है कि परमाणु भी इन्हीं 5 तत्वों से बनता है, जो प्रकृति के 5 गुण धर्म धारण की। मैं बताता हूं कैसे। यहां एक बात ध्यान रखें, 5 तत्वों के नाम लेते वक्त इनके जो टेक्निकल मीनिंग है उनको हम यूज नहीं करते, मीनिंग करते हैं जनरल, सामान्य अर्थ लगाते हैं। एक बात बतला दें लैंग्वेज के बारे में, वो हर लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है, संस्कृत पे भी, हिंदी पे भी, अंग्रेजी पे भी, संसार की हर भाषा पे एप्लीकेबल है। और वो बात ये है कि सब जो लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं उनके फॉर्म्स और उनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। जैसे टाइम के साथ हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा फॉर्म चेंज होता है। हम सब काले बाल वाले थे, बाद में धीरे धीरे सफेद बाल वाले हो जाते हैं। पहले कसा हुआ चेहरा था, फिर धीरे धीरे झुर्री पड़ने लग जाती है। टाइम के साथ इस बॉडी में जैसे चेंज आता है, ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में शब्द होते हैं, वो भी परिवर्तित होते हैं, उनका रूप भी बदलता है। जैसे मस्तक शब्द था संस्कृत का, धीरे धीरे पाली भाषा में मत्था बना, हिंदी में आते आते माथा बन गया। जैसे अभी मैंने बताया शिष्य धीरे धीरे सिख बन गया। जैसे संस्कृत का शब्द था पितृ, फादर को, पिता को पितृ कहते थे, हिंदी में आकर के वो पितर बन गया। पितर पक्ष लगा देते और वो पितरों की पूजा करते, पितर पक्ष, पितर बोलते, पितृ नहीं बोलते। और वो पितर अफगानिस्तान में जब देखेंगे आप जाकर के तो वहां पितर बोला जाता है। अफगानिस्तान, ईरान में वो पितर है, और अरब कंट्रीज में वही फिदर हो जाता है अरबी में, और वही फिदर अंग्रेजी में जाकर फादर बन जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत का मातृ शब्द जिसका अर्थ है माता, हिंदी में मातर हो गया, मातरम वंदे मातरम, गाती ना मातर, ये माता बन गया। मातृ शब्द बिगड़ करके ता और राज मिक्स थे, वो अलग अलग हो गए, मातर हो गया। अफगानिस्तान में वही मातर जो है वो मादर है, और अंग्रेजी में आकर वही मदर बन गया। संस्कृत का भ्रातृ भिरातर बना, भिरातर से वो बिरादर बना अफगानिस्तान में जाकर के, और अंग्रेजी में जाकर के वही ब्रादर बन गया। हमारा संस्कृत का शब्द होरा ज्योतिष शास्त्र का शब्द है, एक डे नाइट में 24 होरा होती थी, अंग्रेजी में आकर वो आवर बन गया, 24 आवर्स कर दिए गए। शब्द यात्रा करते हैं, जैसे हम यात्रा करते हैं वैसे शब्द भी यात्रा करते हैं, और जैसे किसी दूसरे देश में जाके हम बदल जाते हैं, शब्द भी बदल जाते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। टाइम के साथ भी और प्लेस के साथ भी, दोनों तरह से रूप बदलते हैं, और उनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। जैसे हमारी हैबिट्स बदल जाती हैं, जैसे हमारी सभ्यता बदल जाती है, जिस देश में जाते हैं वहां की सभ्यता सीख जाती है, ऐसे शब्द भी सीख जाते हैं। संस्कृत में शब्द था, जो एक अर्थ के एग्जाम्पल, और तो मैंने फॉर्म के एग्जाम्पल दिया, अर्थों के एग्जाम्पल जरा नहीं। संस्कृत का शब्द था हरिण, हिरण बोलते हैं हिंदी में, जिसको बिगड़ गया वो हरिण से हिरण हो गया। हरिण शब्द, इसको संस्कृत के में एक वर्ड और था इसके लिए, मृग। आपने सुना होगा मृग शब्द। मृग माने क्या है? हिरण है साहब, हिंदी में हिरण। संस्कृत में मृग का मीनिंग था मृत्तिका पर चलने वाला। मृग माने मृत्तिका यानी मिट्टी, ग माने गमन करने वाला, मिट्टी पर जो चलता है, धरती पर जो चलता है वो मृग है। तो हम भी मृग थे, हाथी भी मृग था, घोड़ा भी मृग था, हिरण भी मृग था संस्कृत में। इसीलिए बंदर को शाखा मृग कहा जाता था संस्कृत में। आप पढ़ेंगे जब वहां का लिटरेचर तो संस्कृत। हाथी को हस्तिन मृग कहा जाता था संस्कृत में, मृग है, मिट्टी पर चलने वाला है। आज मृग का अर्थ बदल गया। एक फारसी के शब्द का उदाहरण दे दूं मैं आपको। स्याही शब्द फारसी भाषा का, इसका अर्थ होता है ब्लैकिश, कालोच, कालापन, स्याही शब्द का। जब ये शब्द फारसी से हिंदी में आया, अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ हो गया स्याही का इंक। ब्लू इंक भी होती है, रेड इंक भी होती है, ब्लैक इंक भी होती है, अर्थ बदल गया स्याही का। तमिल भाषा में एक शब्द है पिल्लई, बहुत से लोगों के नाम के पीछे आपने पिल्लई लिखा देखा होगा। उसका अर्थ होता है तमिल भाषा में आदमी का बच्चा। हिंदी में जब आया तो उसका अर्थ हो गया कुत्ते का बच्चा, पिल्ला। शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं, रूप भी परिवर्तित होते हैं, स्थान के साथ साथ और समय के साथ साथ। हमारे इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारी ओल्ड स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए, संस्कृत स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए ये जानकारी होना जरूरी है लैंग्वेज की, कि कैसे शब्द अपने को चेंज करते हैं, सही मीनिंग तभी पकड़ पाएंगे।
ओल्ड स्क्रिप्चर में जो शब्द उस समय था, उस शब्द का अर्थ उस टाइम कुछ और था, आज कुछ और हो गया। हम आज का मीनिंग इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर और फिर कह रहे हैं कि बात कुछ जम नहीं रही है, लॉजिकल नहीं लगती। लॉजिकल लगेगी कैसे भाई? हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 5 तत्वों से हर चीज बनी है, एटम भी बना और एटम से सृष्टि बन रही है। अब हम पृथ्वी तत्व का अर्थ लगाते धरती, ये मीनिंग नहीं है। इस धरती को पृथ्वी, तो राजा पृथु के नाम पे इसका नाम पृथ्वी पड़ा था, इससे पहले इसको पृथ्वी नहीं कहते थे। भागवत में पृथु राजा की कथा आती है। उत्तानपाद के बेटे थे, ध्रुव के बेटे थे, अंग के बेटे थे, बेन के बेटे थे पृथु। उन्होंने पहली बार कल्टीवेशन, हल जोतना शुरू किया, धरती में खेती की थी, पहली बार उन्होंने माइनिंग की थी धरती में, इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया उनके नाम पर, पृथु के नाम पर। लेकिन जब पृथ्वी तत्व की बात करते हैं हम, तो पृथ्वी का अर्थ ये धरती लगा लेते हो, क्योंकि वो पृथ्वी के नाम पर वो चल गया। ये मीनिंग नहीं था। पृथ्वी का अर्थ था, जैसे आज अंग्रेजी में आप कहते हैं मैस, मास जिसको कहते हैं, मैस समझ रहे हैं? हर चीज में मैस होता है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें मैस नहीं है। मैस है, इट मीन्स हर चीज में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मीन्स मैस, जो हमारा टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो मीनिंग था बिगिनिंग में, वो मीनिंग होता है। लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में सब मीनिंग आएगी। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए लैंग्वेज की जानकारी होना अच्छी तरह से जरूरी है। आजकल क्या बीमारी है, जो संस्कृत जानते हैं वो जिस सब्जेक्ट का ग्रंथ है उस सब्जेक्ट को नहीं जानते। फिलॉसफी की बुक है, ट्रांसलेशन करने बैठ गए, संस्कृत तो आती है बट फिलॉसफी नहीं आती, और फिलोसफर जो बैठे हैं ट्रांसलेशन करने के लिए वो संस्कृत नहीं जानते। ये प्रॉब्लम है हमारे ग्रंथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के साथ। और इसीलिए आज हमारे प्राचीन ग्रंथों के सही ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। आप एक ही पुस्तक के 10 ट्रांसलेशन पढ़िए, शब्दों के अर्थ 10 जगह 10 तरह के मिल जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्चुअल रियल चीज है वो नहीं पता, उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। हमें जो ठीक लग रहा है वो हमने फिट कर लिया, मन हमारा जो कह रहा, जबकि मन से डिसाइड नहीं होना चाहिए, जो ब्रेन से, बुद्धि से डिसाइड होना चाहिए, लॉजिक से डिसाइड होना चाहिए। इसके लिए लैंग्वेज ही नहीं, ग्रामर नहीं, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। व्याकरण माने ग्रामर नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लें। मैं एक लेक्चर में यहां बता चुका हूं, व्याकरण माने ग्रामर नहीं है। व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियंते व्याकरण, हम किस तरह से बोलते हैं, साउंड कैसे क्रिएट होती है हमारे भीतर, जो शास्त्र ये बतलाता है उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। साउंड कितने तरह की होती है जो शास्त्र ये बतलाता है उसका नाम व्याकरण है। पैरा साउंड भी होती है, 4 तरह की साउंड हमारे यहाँ फ्लाई हुई है जो आदमी के भीतर से पैदा होती है। जैसे पैरा साउंड कहते हैं, वो उसको पराध्वनि कहते हैं हमारे, ये मूलाधार चक्र से उत्पन्न की जाती है। वैखरी ध्वनि होती है, पराध्वनि होती है, पश्चिम की ध्वनि होती है, वैखरी ध्वनि होती है, मध्यमा ध्वनि होती है। ये जो कंठ से हम बोल रहे हैं, जिससे गाते हैं, ये वैखरी ध्वनि है। कहाँ व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं लोग, ध्वनियों के नाम तक नहीं जानते। ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर क्या है? व्याकरण में 18 चैप्टर हैं। पाणिनि ने जो व्याकरण शास्त्र लिखा उसके 18 चैप्टर में एक चैप्टर का नाम है शब्दानुशासन। ग्रामर इज शब्दानुशासन, लॉ ऑफ दी वर्ड्स के, कौन वर्ड किसके बाद आएगा, किस वर्ड का फॉर्म कैसे बनेगा, ये चीजें जहां हों वो है ग्रामर। वो तो एक चैप्टर है व्याकरण का। व्याकरण तो बहुत बड़ी चीज है। बीमारी क्या है कि हमने रॉन्ग मीनिंग कर रखी। मैं उन मीनिंग्स की बात कर रहा हूं। तो पृथ्वी तत्व का अर्थ है मैस, जल तत्व का अर्थ है आकर्षण। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? जो खिंचाव होता है दो चीज में, नेगेटिव पॉजिटिव पोल में जो खिंचाव होता है, अट्रैक्शन। हाँ, जल तत्व का अर्थ है अट्रैक्शन। वायु तत्व का अर्थ है मोशन, गति। जब मृग शब्द बोलते हैं, मृग माने मृत्तिका पर, पृथ्वी पर, ग माने गति जिसकी है। जब हम बोलते हैं खग, ख माने आकाश और ग माने गति, आकाश में जिसकी गति है उसको खग कहते हैं। ग का मीनिंग है मोशन, गति का मीनिंग। लेकिन हम गति का मीनिंग नहीं करते, वायु का मीनिंग कर देते एयर, हवा। जब रॉन्ग मीनिंग करेंगे फिर कहते हैं लॉजिकल नहीं लगती बात, साइंस से तो ये ट्रू नहीं बैठती है। कैसे परमाणु बन जाएगा? हवा, परमाणु में तो हवा नहीं होती, परमाणु में तो धरती है नहीं भीतर। मेरी बात समझ लें, हम रॉन्ग मीनिंग कर रहे हैं। पृथ्वी का मीनिंग है मैस, वायु का मीनिंग है मोशन,
और अभी क्या बताया था? पानी, पानी, जल। ये वाटर नहीं है, जल का अर्थ है अट्रैक्शन। चौथी चीज अट्रैक्शन, जहां अट्रैक्शन होगा, जल होगा, वहां रस होगा। जल तत्व का जो गुण है रस, वो इसीलिए है रसत्व। भगवान ने गीता में कहा रसो हवक्ष कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, रसों में जल में हूं। रसों में जल क्यों कह रहे भगवान? रस है, रस कहां होगा? जहां अट्रैक्शन होगा वहां रस होगा। इसके अतिरिक्त अग्नि तत्व, अग्नि तत्व चार्जेस, एनर्जी में जो दो चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो अग्नि तत्व है। आकाश तत्व, स्पेस, ये पांच चीजें एटम के भीतर भी होती है। एटम में स्पेस है, उसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एटम के भीतर मोशन है, इलेक्ट्रॉन में मोशन है। मोशन नहीं है तो वो घूमेगा नहीं। अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना अट्रैक्शन है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर भागता नहीं है एटम में से। आप पढ़िए हमारे कणाद मुनि को, तब एटम समझ में आएगा एटम क्या चीज है। ये सब इनकम्प्लीट थ्योरीज है। अग्नि तत्व है परमाणु के भीतर, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं जिनसे एनर्जी क्रिएट होती है। पांचों तत्व तो परमाणु के भीतर हैं। परमाणु इन तत्वों से बनता है। यही तत्व हैं जो इस पूरी सृष्टि को बना रहे हैं। पांच तत्व परमाणु नहीं बना रहे हैं, परमाणु को भी ये बना रहे हैं, फिर परमाणु बनाता रहेगा। इन पांच तत्वों के अतिरिक्त जो 19 और हैं, 24 हैं कुल मिलाकर के, जब 24 एक जगह मिलेंगे तब मनुष्य बने।